हेलो गाइस, समर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक आपने देखा कि हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो भैया अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, हम इससे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट समझने से पहले यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है जो बताता है कि ये कंसेप्ट लगेगा कब। तो भैया क्या बोलता है, दिस कंसेप्ट इज यूज्ड when more than one reactant is present and amount of all reactant are given। तो भैया हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है, ए का कोई एक एटम होगा, कोई एक मॉलिक्यूल होगा ए टाइप का, एक दूसरा है बी, इससे बनना क्या सी और बी। ठीक है, तो ये बोलता है कि ये कंसेप्ट लगेगा ही कब, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट हो। रिएक्टेंट क्या हो गए, ए और बी, एक से ज्यादा है, हाँ भाई दो हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि रिएक्टेंट हमेशा एक से ज्यादा होना चाहिए जब भी आपको एलआर का कंसेप्ट लगाना है। और दूसरी बात क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर गिवन। तो भैया हर एक की हमें अमाउंट गिवन होनी चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है हमने, इसका ए मोल्स है, इसके बी मोल्स है। मान लीजिए दोनों के ए मोल्स है और हमें गिवन है ए इज लेस देन बी। ठीक है भैया, तो अब हम देखते हैं, अब हमें आगे क्या बोला है, एलआर क्या होता है। एलआर इज दैट विच इज प्रेजेंट इन रिलेटिवली लेसर अमाउंट। तो भैया ये बोलता है कि एलआर आपका लेस अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, लेस अमाउंट में रिलेटिवली लेस अमाउंट। भैया केमिस्ट्री किसका रेफरेंस या फिर रिलेटिविटी पे ही चलेगी। तो रिलेटिवली मतलब ये बोल रहा है कि आपके जो बाकी रिएक्टेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, तो उसके रिलेटिवली लेस होना चाहिए। अब ये रिलेटिव का यहाँ पे क्या मतलब है, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे कि कैसे हम रिलेटिव निकालेंगे। पहले हम देख रहे थे, इन ए रिएक्शन एलआर इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। तो ये बोल रहा है कि एलआर जो भी हमारा होगा, इन दोनों में से जो भी एलआर होगा, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, जो भी एलआर होगा वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा और पूरा का पूरा किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। और जो दूसरा जो हमारा एक्सिस रिएजेंट होगा, मतलब एलआर के अलावा दूसरे क्या होंगे, जो भी एलआर नहीं है वो क्या हुआ, एक्सिस, मतलब उसकी अमाउंट क्या है हमारे पास ज्यादा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सिस रिएजेंट। तो भैया जो भी एक्सिस रिएजेंट होगा वो थोड़ा बच जाएगा हमारी रिएक्शन में। तो हमारे पास क्या होगा, फाइनल स्टेट जो हमारा प्रोडक्ट होगा, और जो भी इसमें से एक्सिस रिएजेंट होगा, चाहे वो ए हो या बी हो, वो थोड़ा सा हमारे पास बच जाएगा। तो मैंने क्या बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि एलआर जब भी आ गया, एलआर कंसेप्ट जब भी लग गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट के साथ साथ एक्सिस रिएजेंट या फिर एक रिएजेंट होगा ही होगा जो कि थोड़ा बच जाएगा। मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे पास कुछ ना कुछ रिएक्टेंट भी बचेगा, चाहे वो एक बचे दो बचे, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एक्सिस रिएजेंट हमारे पास थोड़ा सा रिएक्टेंट बच जाएगा। तो अब ये बता रहा है कि एलआर कैसे निकालना है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, टू फाइंड एलआर डिटरमाइन मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आपको क्या करना है, सबसे पहले रेशियो निकालना है मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। तो देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम इसका मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का निकालेंगे, क्या है हमें एन गिवन है सबके रिएक्टेंट्स के, तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, ए बाय ए कितना होता है ये 1। भाई 2 को 2 से 1 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो सिमिलरली ए से ए को डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा 1। एन ऑफ बी क्या आ गया आपका, ए बाय बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्या बोलता है, हमने क्या निकाल लिया, मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने निकाल लिया है। तो हमने क्या बोला है यहाँ पे कि मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल लो हर रिएक्शन का इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये एक नया टर्म है आपके लिए, मुझे पता है आप सबको हो सकता है कई लोगों को ये पता भी हो, लेकिन चिंता मत कीजिए, अभी मैंने सारे रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस ही लगे, लेकिन मैं आपको एक बार बैलेंस रिएक्शन का मतलब समझा देता हूँ। तो भैया यहाँ देखिए, ये हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो बैलेंस रिएक्शन का मतलब क्या बोलता है कि जितने आपके पास किसी एक एटम के रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है, जितने एटम आपके किसी पर्टिकुलर टाइप के एटम जो रिएक्टेंट साइड में प्रोड्यूस है प्रेजेंट है, वही आपके फाइनली प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। या फिर देख लीजिए, मैं यहां से समझा, तो मान लीजिए यहाँ पे कितने हैं बैलेंस रिएक्शन, क्या करें यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 है, क्योंकि एक के तो ये रहा और इसके आगे क्या लगा हुआ है 2, तो कितने यहाँ पे के एटम्स हैं 2, तो आपके प्रोडक्ट साइड में भी कितने होने चाहिए, सेम 2। तो भैया देखिए यहाँ पे के और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो क्या हो गया, चलिए क्या हो गया, यहाँ पे के एक था तो 1 into 2 प्रोडक्ट साइड की बात करें, सेम 1 into स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। चलिए और अच्छे से समझने के लिए चिंता मत कीजिए, इसका लेक्चर अलग से
कवर किया जाएगा आपको बैलेंस कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार समझा रहा हूं बस कि बैलेंस रिएक्शन होती है या नहीं, ये कैसे पता लगाना है। तो भैया हमने देखा कि इधर भी 2 एटम्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम्स है। मतलब आपको क्या करना है, हर एक एटम का, जितने भी एटम है, यहाँ पे कितने हैं, के है, एल है, ओ है, तो भैया जितने भी एटम है सबके सबके नंबर जितने रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। ये आपको वेरीफाई करना है, ये आपको चेक करना है। तो भैया हमने के लिए चेक कर लिया, सीएल के लिए चेक करते हैं। तो भैया सीएल के लिए क्या हुआ, एक एटम है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हुआ 2, टोटल कितने हो गए रिएक्टेंट साइड में 2। अब प्रोडक्ट साइड में देखें, एक एटम है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, दोनों बराबर आ गए। तो भैया ये भी हमारा क्या है, एटम इक्वल है, तो ये भी हमारा क्या बोलता है कि हमारी तरफ से भी रिएक्शन बैलेंस है। अब हमारे पास क्या बचा, O2। अब O2 के हम मोल्स नहीं काउंट करेंगे, हम मोल्स किसके काउंट करेंगे या फिर नंबर किसका काउंट करेंगे, एटम का। एटम क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन O। तो O के कितने होंगे भैया, 2 तो इसी में है, तो 2 और 3 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो कितना हो गया 2 × 3 6। अब इसकी बात करें, 3 तो भैया प्रोडक्ट साइड में हमारे प्रोडक्ट में ही है, तो 3 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, तो क्या हो गया 6। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हमारी ये वाली जो रिएक्शन थी ये बिल्कुल बैलेंस थी, हमें इस पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने सारी बैलेंस की ली है। अब एक बार इस वाले एग्जांपल को कंसीडर करें, तो भैया यहाँ पे ए बी सी और डी और ई, हमें कुछ नहीं दे रखा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है। तो भैया हम जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन हमारी बैलेंस ही होगी, क्योंकि अब आप चाह के भी इसे बैलेंस नहीं कर सकते। मतलब बैलेंस कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे जो मैंने ऊपर चेक करने का तरीका बताया, जो वेरीफाई करने का तरीका बताया, अगर आप इससे यहाँ पे वेरीफाई करने जाएंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे भैया कितने हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 3 × 1 कितने हैं, एक 3 एटम्स हैं। अब भैया प्रोडक्ट साइड तो ए है ही नहीं, तो ऐसी रिएक्शंस में ये आपका क्या होता है, हम पहले से मान लेते हैं कि ये आपका रिएक्शन बैलेंस्ड है। क्यों, क्योंकि ए किसी ना किसी एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हो सकता है वो KCl हो या फिर KClO3 हो या H2O हो, कुछ भी हो सकता है, हमें ये गिवन नहीं है, ये एनकोडेड है, तो हमें नहीं पता है ये क्या है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमें भैया रिएक्शन पहले से क्या गिवन होगी, बैलेंस होगी, क्योंकि हम चाहकर भी इसे बैलेंस नहीं कर सकते। चलिए तीसरे वाले एग्जांपल को देखते हैं। Zn कितने मोल्स हैं, एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, एक, कितने हुए टोटल, सॉरी 1 × 1 तो 1 होता है भैया, 2 कैसे हो जाएगा, तो क्या हुआ 1। प्रोडक्ट साइड की बात करें कितना है, एक, कोई है यहाँ पे, कुछ नहीं है, तो ये हो गया 1। कितना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, दोनों तरफ कितना हो गया, दोनों तरफ एटम कितने हो गए Zn के 1, तो ये क्या हुआ, Zn क्या बोलते हैं कि भैया मैं तो बैलेंस्ड हूं, मेरी तरफ से तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। लेकिन हमें एक से पता नहीं लगाना, हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ एटम के हमें नंबर चेक करने हैं, मोल्स चेक करने हैं, जो भी मान लीजिए। यहाँ पे अब क्या होगा, आई के लिए चेक करते हैं, आई के कितने एटम है, I2 के 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, टोटल कितने हुए 2। इधर बात करें कितना है Zn I2 में 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, टोटल कितने हुए 2। तो भैया ये क्या हुआ, आपकी ये I2 भी क्या बोलता है कि मेरी तरफ से भी रिएक्शन बैलेंस्ड है। जब सारे के सारे आपके एटम बोलते हैं कि भैया कि हमारी तरफ से रिएक्शन बैलेंस्ड है, जब सारे के सारे, एक भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मैं तो बैलेंस नहीं हो रहा, या फिर कोई भी एक भी एटम ऐसा नहीं होना चाहिए जो रिएक्टेंट साइड में ज्यादा आ रहा है और प्रोडक्ट साइड में कम आ रहा है, या फिर रिएक्टेंट साइड में कम आ रहा है और प्रोडक्ट साइड में ज्यादा आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो तब हम बोलेंगे कि हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने कहीं भी ये नहीं बोला है यहाँ पे वेट मोल्स, हम यहाँ पे केवल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर रहे हैं एक रिएक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे 2 एटम है तो यहाँ पे भी 2 एटम होने चाहिए। ठीक है, तो चलो भैया अब हम अपने क्वेश्चन पे अपने इस पॉइंट पे आते हैं। इसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे थे, क्या बोल रहा है, क्या इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं, रिएक्टेंट विद लोएस्ट रेशियो वुड बी Lr। तो भैया यहाँ पे मैंने बताया था आपको A <B है, ये इसीलिए लिखा है ताकि हम क्या निकाल सके, Lr निकाल सके। तो Lr क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो भैया अब हमें क्या होना है, ये तो आगे हमारा 1, A/A क्या होता है 1। अगर आपको नहीं रखना है तो ऐसे कर सकते हैं कि इसको लिख लें A/A ही लिख लेते हैं, इसको कंफ्यूजन हो रही है तो। ठीक है, A/A है,
अब देखिए, अब हम बात करते हैं बी क्या है, बड़ा है। बी क्या है, बड़ा है। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो क्या होता है, ये वाली अगर हम इसको डायरेक्टली ऐसे कंपेयर करें, ए बाय ए, यहां पे कोई साइन नहीं लगा रहा अभी, ये हमें निकालना है। मान लीजिए ऐसा कुछ है, तो ए से ए कट जाएगा। अब 1/a और 1/b में कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है ये निकालना है। तो आपको क्या बोल सकते हैं, ए छोटा है। ए छोटा है तो 1/a क्या होगा, बड़ा। नॉर्मली अगर आप इसकी बात करें, इस इनइक्वालिटी को ऐसे करें, डिवाइड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा, 1/b इज लेस देन 1/a। तो क्या मिल गया यहाँ से, 1/b इज लेस देन 1/a। तो आपको क्या पता लगा कि जो Na मतलब नंबर ऑफ ए एटम्स हैं वो आपके पास ज्यादा है। अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे भी नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको थोड़ा न्यूमेरिकल लेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो इसको वापस ऐसे करते हैं, ये क्या हो गया, 1 हो गया ये। अब आपको क्या गिवन है, a/b। a/b बड़ा क्या है, a, सॉरी छोटा क्या है, a, बड़ा क्या है, b। अब भैया 2 और 3 की बात करते हैं। क्या बोला है, 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो 2/3 ये लिखा हुआ है। तो 2/3 जब भी छोटा ऊपर है और बड़ा नीचे है तो आपका हमेशा लेस देन 1 होगा। यहाँ पे आ रहा है आपका 1, ये आ रहा है आपका लेस देन 1। ठीक है, तो हमने क्या बोला, LR क्या होगा, जो कि लोएस्ट रेशियो में है, जिसका रेशियो सबसे कम है। तो रेशियो किसका कम हुआ, B का। तो हमारा LR क्या हुआ यहाँ पे, B। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की। आफ्टर फाइंडिंग LR ऑल सब्सिक्वेंट कैलकुलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम LR ओनली। तो भैया यहाँ पे कौन सी कैलकुलेशन की बात हो रही है कि भैया हमें पूछा गया होगा प्रोडक्ट के कितने मोल्स बने या फिर प्रोडक्ट के कितना वेट आया। तो वो जो भी चीजें हम निकालेंगे या फिर हमारा जो एक्सिस रिएजेंट है वो कितना कंज्यूम हुआ, ये सब चीजें हम किससे निकालेंगे, LR के बेसिस पे। ठीक है, तो हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लिए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप इनको भूले नहीं। मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक आता है, आपको दिख रहा होगा एक प्यारा सा छोटा सा नोट लिखा हुआ है। तो ये नोट क्या बोलते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। फॉर ए सब्सटेंस परसेंटेज ऑफ मोल्स लेफ्ट इज सेम एज परसेंटेज ऑफ वेट लेफ्ट। तो भैया पहली बात तो ये इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं, छोटा सा कुछ भी नहीं है। आप ये सोचिए एक्सिस रिएजेंट है, तो मैंने क्या बोला था, LR कंसेप्ट जब भी लगेगा एक ना एक रिएक्टेंट आपका बच जाएगा, क्योंकि आपका एक LR होगा, दूसरा क्या होगा, एक्सिस रिएजेंट। तो एक्सिस रिएजेंट आपका फाइनली कुछ 1 मोल बचे, आधा मोल बचे, कुछ भी बचे, लेकिन थोड़ा सा बच जाएगा। तो अब ये बोल रहा है कि जितना परसेंट आपका मोल्स बचा होगा उतना परसेंट ही आपका वेट बचा होगा। तो चलिए ये इसको प्रूव भी कर देता हूं मैं, 2 मिनट का काम है, छोटा सा काम है। तो मान लीजिए आपका जो बचा है वो है लेफ्ट NN और इनिशियली जो था NI। अब आपको क्या बोला है, परसेंटेज की बात होगी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। तो ये क्या आ गया आपका, परसेंटेज ऑफ मोल्स लेफ्ट आ गया। कितना बचा, इनिशियली कितना था, इनटू 100। अब वेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, मोलार मास से मल्टीप्लाई। तो भैया हम इसको देखें, इनिशियली लेफ्ट बचे कितने मोल्स, NL, मोलार मास M मान लेते हैं। तो मोलार मास एक ही मॉलिक्यूल है, तो उसका ऊपर चाहे आप NL मोल्स लो या NI मोल्स लो, मोलार मास तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड ही नहीं करता है, मोलार मास तो उसका कांस्टेंट होगा। तो आपका जो N इनिशियल होगा उसका भी तो मोलार मास M ही होगा। और ये आपका हमें मास कैसा आया, मोल्स इनटू मोलार मास। ये आके आपका मास लेफ्ट, कितने मोल्स बचे उसको मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने मोल्स इनिशियल थे उसको मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, इनिशियली कितना मास था इनटू 100। ये क्या आ गया आपका परसेंटेज। अब देखिए भाई मास और मास तो सेम है, कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों रेशियो क्या आ गए, सेम आ गए। वही यहाँ पे चीज लिखी हुई है, फॉर सब्सटेंस परसेंटेज ऑफ मोल्स लेफ्ट इज सेम एज परसेंटेज ऑफ वेट लेफ्ट। कि भैया जितना परसेंट आपका मोल्स बचेंगे उतना परसेंट ही वेट बचेगा। और मैंने यहाँ पे प्रूव करके भी बता दिया, क्योंकि आप जब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मोलार मास से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि आप एक ही सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, एक सब्सटेंस के 2 मोलार मास हो ही नहीं सकते, तो वो आपस में कट जाएगा और आपका यहाँ पे क्या आ गया, रेशियो बिल्कुल सेम आ गया। तो ये बात भी प्रूव हो गई। तो भैया ना एक इतना कोई खास नहीं है, छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ जिसको भी आप नोट मान सकते हैं। तो भैया यहाँ पे नोट 1 बोल देता हूँ मैं इसको।
एक नोट 2 और है। ये क्या बोलता है कि आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब बनेगा, मैक्सिमम यील्ड कब होगी आपके प्रोडक्ट की, मैक्सिमम यील्ड मतलब गन्ना, मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट कब होती है, ये बोलते हैं कब होती है, जब आपका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब क्या, ये वाली चीज सबके लिए सेम हो, रेशियो ऑफ moles by SC is same for all reactant। ठीक है भैया, अब एक बार मैं इसको समझा भी देता हूं। जैसा कि हमने पहले रिएक्शन लिखा, उसी रिएक्शन को हम ले लेते हैं, ए बी, इससे क्या बन रहा है, सी और डी। तो भाई ये हमारी कुछ रिएक्शन है, इसमें ये बोल रहा है कि मैक्सिमम यील्ड कब होगी, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम यील्ड तब होगी जब जो आपका रेशियो है कौन सा, मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो आपका हर रिएक्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब मान लीजिए इसके कुछ एक्स मोल प्रेजेंट है, इसके कुछ वाई मोल्स प्रेजेंट है, तो ये क्या होना चाहिए, ए बाय एक्स, सॉरी मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो x बाय ए, एक्स तो आपकी क्या है मोल्स, ए क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इज इक्वल्स टू y बाय बी। जब ये सॉरी जब आपका ये रेशियो सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम बोलेंगे, हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी हो, z बाय f ले लीजिए। अगर एक और कुछ यहाँ पे मैं जोड़ देता हूं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ जोड़ दिया मैंने, z ऑफ z, इसके कितने हैं f मोल्स। तो ये हर रिएक्टेंट के लिए रेशियो आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम यील्ड होगी, मतलब प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम बनेगा। अब भाई अगर आप थोड़ा सा हल्का सा अपना दिमाग चलाएं तो ये क्या बोल रहा है भैया, बेसिकली इसने क्या किया, हमने जब आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि एलआर कैसे निकलता है, तो मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो ये रेशियो है जिसका भी लोएस्ट होगा, क्या बोले यहाँ पे, द रिएक्टेंट विद लोएस्ट रेशियो कुड बी एलआर। तो भैया यहाँ पे एक चीज और ये मैं आपको बताना भूल गया था, ये मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम इस चीज को फोकस करते हैं। क्या बोला है कि जिसका भी मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबसे छोटा होगा वही एलआर होगा। तो भैया हमने क्या किया यहाँ पे, हर एक का ही वो रेशियो इक्वल कर दिया। जो ये यहाँ पे हमारा एलआर निकालने का जो तरीका था, एलआर निकालने का जो हमारा रेशियो था, जो लोएस्ट होना चाहिए वही सबसे एलआर निकलता था, वही रेशियो हमने सबका इक्वल कर दिया। तो भैया ना बचा एलआर, ना बचा उसका कोई कंसेप्ट। तो भैया यहाँ क्या हुआ, सबका सब इक्वल हो गया, सबके सब इक्वल क्वांटिटी, इक्वल रेशियो में प्रेजेंट है अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप रेशियो यहाँ पे करें कौन छोटा कौन बड़ा, भैया कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है, इक्वलिटी कर रहा है यहाँ पे। तो जब भी इक्वलिटी हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी मैक्सिमम यील्ड होगी, या क्या बोलेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन पाएगा, और कुछ भी हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, नहीं बचेगा, क्योंकि सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे कुड बी क्यों लिखा है। तो भैया हो सकता है कई बार, अभी हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, कई तरह की रिएक्शंस होती है, सिक्वेंशियल रिएक्शंस होती हैं, पैरेलल रिएक्शंस होती हैं, उसमें या फिर कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए ये आगे और रिएक्शन जा रहा है, उसे बोलेंगे हम सिक्वेंशियल रिएक्शन, मान लीजिए ऐसा कुछ होगा, चलिए उसको छोड़िए, वो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो हो सकता है आप एक रिएक्शन पे नहीं, एक ही टाइम पे दो रिएक्शन पे काम कर रहे हैं, ये मान लीजिए। तो अब हो सकता है कि दोनों रिएक्शन में कोई ना कोई एक सब्सटेंस सिमिलर हो, या फिर दोनों रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट दोनों में सेम हो। तो भैया इस केस में हम एलआर डायरेक्टली ऐसे नहीं निकालते हैं, सिंपली ये लिखा है, वो हम आगे लेक्चर्स में समझेंगे। अभी नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, जाने दो, अभी हमें एलआर कंसेप्ट समझ आ गया होगा, नहीं आया है तो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो भैया मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, क्या पेन और पेपर निकाल लीजिए, कहीं ना कहीं आसपास ही पड़ा होगा, जल्दी से पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। हम किसकी तरफ चलने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो
भैया अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेन और पेपर बहुत ही जरूरी है, वरना आप आगे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अब आप चाहें कि मैथ्स के न्यूमेरिकल आप हवा में कर लें तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सिमिलरली केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करने के लिए भी, समझने के लिए भी आपको क्या चाहिए, आपको पेन और पेपर पे सॉल्व करना, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों को लगता है उन्हें अच्छे से समझ आ गया है, वो एक बार वीडियो पोस्ट करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। चलो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना भूल गया था कि जो अब हम आपके लिए एंड्रॉइड ऐप भी बनाना शुरू कर चुके हैं। तो अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, इसी तरह बढ़ते रहे, तो हम आपके लिए लाइव क्लासेस भी अरेंज करेंगे और जल्द ही आपके लिए एंड्रॉइड ऐप भी लॉन्च कर देंगे। तो भैया चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमें क्या गिवन है, एक रिएक्शन गिवन है, उसमें हमें मोलार मास पहले ही दे दिया है KClO3 का, ताकि हमें ढूंढना ना पड़े। तो भैया अब हम बात करते हैं KCl की। तो KCl के हमारे कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स गिवन है। O2 हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम, क्या बोल दिया, NTP। तो भैया याद कीजिए आइडियल गैस इक्वेशन में मैंने आपको बताया था NTP STP पे क्या होता है, क्या होता है भैया, एक मोल कितनी जगह खाता है बताओ, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर जगह खाता है। तो यहां से हम क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो मोल्स निकाल सकते हैं। अरे भाई क्यों नहीं निकाल सकते यार, हमें बोला है X मोल है और वो कितनी जगह खा रहे हैं, 44.8 लीटर। तो X कैसे निकलेगा, एक मोल का कितना वॉल्यूम है, एक मोल का वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, 44.8 लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर, कितना आया ये, 2। तो आपको क्या पता लगा, O2 के कितने मोल्स हैं, 2। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख ही देता हूँ दोबारा, बार बार उधर हमें नहीं जाना पड़ेगा। 2KCl प्लस 3O2 क्या बना रहे हैं, 2KClO3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या था, 3 मोल्स इसके प्रेजेंट थे। हमने क्या निकाला, वॉल्यूम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमने मोल्स निकाल लिए, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 मोल्स इसके प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब भैया सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको क्या चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। सॉरी गाइस, आज पहली बार मैं अपना फोन साइलेंट करना एयरप्लेन मोड पे डालना भूल गया था और आज मुझे कॉल आ गया, उसके लिए बड़ा खेद है मुझे। तो चलिए हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि हमारा पहला स्टेप क्या था कि हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो भैया हमारी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं हम पहले ही चेक कर चुके हैं, एक बार और आपके लिए चेक कर देते हैं। के की कितने हैं इधर, के की कितने एटम्स हैं, एक ही है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हुए, 2। तो चलो इस प्रोडक्ट साइड की तरफ चलते हैं, इधर कितने एटम्स हैं, 1। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2। टोटल कितने हुए, 2। क्या दोनों बराबर है, हाँ भैया बराबर है। तो के क्या बोल रहा है कि भैया मेरी तरफ से तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब भैया Cl से भी पूछ लेते हैं। भैया हम सबसे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड कब होती है, जब सारे के सारे एटम्स अपनी तरफ से बोलते हैं कि हाँ भैया हम तो बैलेंस्ड है। बैलेंस मतलब हम जितने रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में हैं। तो भैया Cl के कितने हैं, 1 इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, इधर 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, टोटल 2। अब यहाँ पे O की बात करें, ये 3 लिखा गया, थोड़ी राइटिंग गंदी है यार, मैं भी क्या करूं, सुधरी ही नहीं है। कितने एटम्स हैं, 2, O2। हम यहाँ पे O2 की बात नहीं कर रहे, एटम की बात कर रहे हैं। एटम क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 3। टोटल कितने हो गए, 6। इधर बात करें कितने एटम्स हैं, 3। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2। टोटल कितने हो गए, 6। और कोई एटम रह गया भैया, 3 थे और कहां से लाऊं मैं। तो भैया ये सारे के सारे हमारे एटम्स ने क्या बोल दिया कि भैया हम बैलेंस्ड है, हम जितने रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में हैं। तो हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई है। तो अब हम चलते हैं अपने एलआर कंसेप्ट की तरफ, क्योंकि हमारा एलआर कंसेप्ट अब लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। हमें दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स, मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट के मोल्स पता है। मोल्स पता नहीं थे तो हम निकाल सकते थे, इसलिए मैंने बोल दिया कि मोल्स पता है, मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, उनके अमाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो थी हमें पता थी। तो भैया चलते हैं आगे। अब एलआर निकालने का क्या तरीका बताया था, क्या रेशियो निकालते थे हम, मोल्स बाय एससी। ठीक है, तो अब हर एक मॉलिक्यूल के लिए हम मोल्स बाय एससी रेशियो निकालेंगे। तो भैया इसके लिए निकालते हैं, मोल्स कितने हैं, 3। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। तो ये क्या आ गया, 3/2। अब यहाँ पे मोल्स कितने हैं, 2।
स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 3, तो किसकी कितना आ गया 2/3। अब बताओ भैया 3/2 बड़ा कि 2/3 बड़ा? अभी तो नॉर्मल बात है, क्या बड़ा होगा 2/3। छोटा कौन सा हुआ, सॉरी बड़ा क्या हुआ 3/2, छोटा क्या हुआ 2/3। किसका है ये O2 का, इसका। तो ये हमारा क्या आ गया LR। पहला पार्ट सॉल्व हुआ हमारा, डिटरमाइन LR। तो LR क्या आ गया भाई हमारा, जो हमारा LR है इस इक्वेशन में वो क्या है O2 है। तो भैया हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी हम आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आगे की कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो किसके रेस्पेक्ट में होगी LR के रेस्पेक्ट में, एक्सिस रिएजेंट के रेस्पेक्ट में बिल्कुल भी नहीं होगी। तो भैया मैं इसे रब कर रहा हूं। अब जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम किसके बेसिस पे करेंगे O2 के बेसिस पे, और हमारा LR क्या होता है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है केमिकल रिएक्शन में। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा O2 का, मतलब O2 का पूरा का पूरा O2 इधर चला जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। तो भैया सेकंड क्या है मास ऑफ KClO3 फॉर्म। तो हमने क्या बोला था किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे मोल्स में डील करेंगे। तो भैया हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं, कैसे बनेंगे ये मैं पहले ही बता चुका हूं पहले के लेक्चर में। N ऑफ KClO3 कितना आएगा, किसका निकालना है डिजायर्ड ऊपर, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, गिवन का नीचे, गिवन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे इनटू मोल्स ऑफ गिवन। गिवन के मोल्स कितने हैं 2, तो कितना अमाउंट बना, कितने मोल्स बने इसके 4/3। ठीक है, डिजायर्ड का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन गिवन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू गिवन के नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास क्या आ गए मोल्स ऑफ KClO3 फॉर्म। ठीक है, अब पूछा गया लेकिन हमसे मास, मास कैसे निकालते हैं भाई, मास ऑफ KClO3 फॉर्म क्या होगा इसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, यहाँ पे गिवन है 122.5। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना आया था, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया आपका 490/3। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया सेकंड पार्ट भी हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। अब भैया थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, ये पूछा है मोल्स ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट। अब सबसे पहले यहाँ पे एक्सिस रिएजेंट क्या हुआ भैया, एक LR है तो दूसरा क्या हुआ एक्सिस रिएजेंट हुआ। तो ये यहाँ पे क्या है, इसकी अमाउंट क्या थी हमने देखा था, इसका रेशियो क्या था हमारे O2 के रेशियो से, KCl का रेशियो हमारा O2 के रेशियो से ज्यादा था। तो मतलब हमारे यहाँ पे ये क्या हो गया एक्सिस रिएजेंट हो गया। तो एक्सिस रिएजेंट को हम देखें तो हम इसके कितने मोल्स कंज्यूम हुए होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इसके कितने बचे होंगे, कि भैया रिएक्शन में कितने मोल्स इसके प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट हो गए, पहले ये निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला N ऑफ KCl कंज्यूम्ड कितने भैया गप हो गए, हम खा चुके हैं इस रिएक्शन में, वो निकाल रहे हैं। तो क्या होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गिवन कितना है, सॉरी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डिजायर्ड कितना है 2 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गिवन 3 इनटू मोल्स ऑफ गिवन। तो भैया आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे तो मोल्स इसके लिए गिवन है। अरे हाँ भैया गिवन है, लेकिन हमने क्या बोला था LR कंसेप्ट में हर चीज किससे कैलकुलेट होगी LR से। जो भी सब्सिक्वेंट हमारी कैलकुलेशंस होगी वो सारी की सारी हम LR से करेंगे, ना कि किसी और से। तो हम क्या मानेंगे कि ये हमें नहीं पता है कितने कंज्यूम हुए हैं, वो किससे निकालेंगे LR से। ये मैंने आपको पॉइंट में पहले ही बता दिया था। तो इसके भी कितने मोल्स कंज्यूम हुए 4/3 के मोल्स कंज्यूम हुए। टोटल मोल्स कितने थे 3, टोटल 3 मोल्स थे, कंज्यूम कितने हुए 4/3। तो बचे कितने होंगे, लेफ्ट कितना होगा, अरे भैया थोड़ा कंज्यूम हो गया थोड़ा बच गया, तो क्या करेंगे टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कंज्यूम्ड को। तो ये आ गया आपका 4/3 माइनस कितने थे टोटल 3, तो ये क्या हो गया 4/3 सॉरी, अरे भैया टोटल में से माइनस करना है ना, कंज्यूम में से थोड़ा टोटल को माइनस करना है। अब भाई कम में से ज्यादा माइनस करो तो आंसर नेगेटिव ही आना है। तो हमें क्या करना है, टोटल कितने हैं 3, टोटल कितने थे 3, कंज्यूम कितने हुए 4/3,
एलसीएम 3 ले लिया, 9 माइनस 4 कितना बचा 5/3। तो हमारे क्या पता लगा, थर्ड पार्ट का आंसर क्या आया कि 5/3 मोल्स हमारे बच गए होंगे, मतलब 5/3 मोल्स हमारे बच गए होंगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो भैया दूसरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लिया है मैंने, कंसेप्ट बिल्कुल सेम ही रहेगा, क्वेश्चन भी आप देखिए थोड़ा सेम ही है। यहाँ पे मास ऑफ KClO3 जो कि प्रोडक्ट था, यहाँ पे D एंड E का पूछा है जो कि प्रोडक्ट है। मोल्स ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट, मोल्स ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट सेम है, बस आपको इस टाइप के क्वेश्चन से डर ना लगे, इसलिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन भी ले लिया जिसमें आपको थोड़ा पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की जगह कुछ अब नॉर्मल सा आपको ये दिख रहा है, मतलब कुछ एनकोडेड ए लिख रखा है, ए कुछ भी हो सकता है, पानी वगैरह कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने एक अलग क्वेश्चन लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन हम मान के चलेंगे कि बैलेंस्ड है, क्योंकि हम ऐसी रिएक्शन को कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भैया ए क्या चीज है, बी क्या चीज है। अब फिर जब पता ही नहीं है तो हम उस पर काम ही कैसे करेंगे, इसलिए हमने उसको बैलेंस मान लिया है। और ये हमेशा ऐसे, ये असम्पशन हमेशा ऐसे ही चलेगी, जब भी आपको गिवन नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन बैलेंस्ड है। 2C4D + E। तो भैया यहाँ पे पहला पॉइंट तो हमें चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं, क्योंकि ये पहले से ही बैलेंस मान ली है हमने। दूसरा पॉइंट क्या होता है LR में कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा होना चाहिए, तो भैया यहाँ पे तो 3 है, वो भी लग गया, तो यहाँ पे LR कंसेप्ट बिल्कुल लग जाएगा। अब देखते हैं, एक पॉइंट और बोलता था वो कि हमें क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट्स के सबके अमाउंट पता होने चाहिए, क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि वो किस क्वांटिटी में है, तो वो भी हमें यहाँ पे गिवन है। तो भैया मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन होगा, हम केवल LR से कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए हम LR निकाल के फिर सबके हम यहाँ पे मोल्स लिखेंगे, इसलिए मैं इसको भी नहीं लिख रहा हूँ। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, सबका रेशियो, तो मैं रेशियो को R से लिख देता हूँ। अगर A का रेशियो निकाले तो क्या आएगा, कितने मोल्स हैं 9, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 3, रेशियो किसका निकालना था, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितना आ गया 3। RB की बात कर ले तो इसका रेशियो क्या आएगा, मोल्स 4, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, कितना आ गया 4/1, कितना आ गया 4। एक और हमारे रिएक्टेंट रहता है यहाँ पे C, तो C का क्या होगा, मोल्स कितने हैं 6, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, कितने आ गए 3। तो भैया 3 मोल्स, यहाँ पे रेशियो क्या आ गया 3, मोल्स नहीं रेशियो। तो भैया सबसे छोटा कौन तीनों में, भैया RA और RC तो हमारे इक्वल है, जो कि छोटा है RB से। RB की वैल्यू 3 है, बाकी दोनों की वैल्यू क्या है, सॉरी RB की वैल्यू 4 है, बाकी दोनों की वैल्यू क्या है 3 है। तो भैया यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, यहाँ पे एक नहीं दो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि उन दोनों का रेशियो कम है और बराबर है। तो भैया यहाँ पे एक नई चीज पता लगी कि जरूरी नहीं है कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट एक ही हो, दो भी हो सकते हैं। बेसिकली एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो एक ना एक तो एक्सिस रिएजेंट होगा ही। यहाँ पे एक्सिस रिएजेंट क्या है B, क्योंकि इसका जो रेशियो है वो बाकी दोनों से ज्यादा है। और हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका रेशियो, इसका RA का रेशियो अगर RA का जो रेशियो है वो 3.5 आ जाता, तो यहाँ पे आ जाता, अभी 3 आया है, मान लीजिए 3.5 आ जाता, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होता आपका केवल RC, और RA और RB क्या हो जाते आपके, दोनों के दोनों का रेशियो एक सबसे छोटे वाले से ज्यादा है, तो दोनों के दोनों ही आपके एक्सिस रिएजेंट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का कुछ ना कुछ अमाउंट फाइनली बच जाता है रिएक्शन में। लेकिन अभी हम पे ऐसा नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम केवल इसी पे बात करेंगे। तो हमारा LR क्या हो गया A या C, तो हम इन दोनों की यहाँ पे मोल्स उतार लेते हैं। मोल्स कितने हैं भैया, RA के 9, यहाँ पे मैंने इक्वेशन थोड़ी सी गलत लिख दी है, 3 है, सॉरी, तो यहाँ पे 9 मोल्स आ गए हमारे। C के कितने हैं मोल्स, 6 मोल्स है C के, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे LR हम लिख चुके हैं, तो अब हम बाकी की कैलकुलेशन किससे करेंगे, LR से। यहाँ पे दो LR है, जो आपको पसंद हो उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या पूछा है, डिटरमाइन द मोल्स ऑफ D एंड E फॉर्म। तो D और E के कितने मोल्स बने हैं ये पता लगाना है। तो N
एन ऑफ डी निकालते हैं, किसी से भी निकाल लीजिए, हम डी का एक सी से निकालेंगे और ई का ए से निकालेंगे, या फिर एक का हम दोनों से निकाल के मैं आपको दिखा देता हूं कि दोनों से करेंगे तो सेम ही आएगा। तो भैया डिजायर्ड 4, डिजायर्ड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 4, सी से निकालता हूं तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 2, गिवन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, मोल्स कितने 6, तो भैया ये कट जाएगा, या 3, कितने मोल्स बने 12, तो मोल्स का लगता है डी के। अब एक बार मैं इसको ए से निकाल के देखता हूँ कि ए से क्या हमारा आंसर अलग आएगा, अलग आया तो मैंने भैया आपको गलत पढ़ाया, सही आया तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ। तो भैया देखते हैं इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 4, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, गिवन के मोल्स 9, 3 से 9 काटा 3 12, तो भैया दोनों से आंसर आपका सेम आ गया। तो आप ये संतुष्टि तो रख सकते हैं कि मैं आपको सही पढ़ा रहा हूं, आप बिल्कुल भी गलत नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे डी का आपका आ चुका है। तो भैया चलते हैं नेक्स्ट, एन ऑफ ई, मतलब मोल्स कितने बने आपके ई के, तो ई के मोल्स कितने बने, डिजायर्ड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1, गिवन का कितना 2, मोल्स कितने 6, तो भैया 3, एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं, क्या पता यहाँ पे अलग आ जाए, लेकिन ऐसा होने बिल्कुल नहीं वाला। एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1, ए के लिए 3, गिवन कितने हैं मोल्स 9, कितना आ गया 3 मोल्स, तो भैया इससे भी सेम निकल के आया, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि एलआर 1 नहीं 2 भी हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी वो दोनों एलआर होंगे और सबसे छोटे होंगे। तो हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया, डी और ई के मोल्स कितने बने, इसके 12, इसके 3। तो भैया चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं, इसके 12 बने थे, 12 मोल्स बने हैं और इसके कितने बने 3 मोल्स। अब हमारा आखिरी पार्ट क्या रहता है, मोल्स ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट। तो भैया यहाँ पे हमें पता है क्या है, एक ही एक्सिस रिएजेंट है, एक्सिस रिएजेंट के मोल कितने कंज्यूम हुए पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो एन ऑफ एक्सिस रिएजेंट कितने बनेंगे, इसका डिजायर्ड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, गिवन का 2 इंटू 6, कितना आया 3, भैया उससे भी निकालना है खुद निकाल लो, सब कुछ मैं ही नहीं करने वाला। तो यहाँ पे आगे 3 मोल्स आपके इसके डी के क्या हुए, कंज्यूम हुए, तो बचेंगे कितने, टोटल में से माइनस कर दे, तो एन ऑफ डी लेफ्ट कितना बचा, टोटल कितना था भैया 4 मोल्स थे, 3 क्या किए माइनस कर दिए, बचा कितना 1 मोल आपका इसका बच गया होगा। तो भैया ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलो अब चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब वो देखते हैं। तो भैया हमारा थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका एक है जिंक और एक है आपका आयोडीन, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं जिंक आयोडीन, तो Zn(I2). तो यहाँ पे क्या बोला है, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं गिवन है, तो इक्वल वेट ऑफ Zn and I2 आर टेकन। अब भैया इक्वल है तो कुछ ना कुछ हम एक डिनोट कर लेते हैं कि मान लीजिए W वेट लिया है, तो W की वेट हमारा Zn का लिया होगा और W की वेट किसका लिया होगा, I2 का वेट लिया होगा। तो W हमने मान लिया वेट है, तो यहाँ पे मैं रिएक्शन फिर से नोट डाउन कर देता हूं, Zn प्लस I2 क्या बना रहा है Zn(I2), ठीक है। तो पहले इसके मोल्स निकाल लें, Zn के कितने मोल्स होंगे, आपको वेट दे रखा है, डिवाइड बाय मोलार मास करेंगे तो क्या आ जाएगा मोल्स। तो W हमने माना इसका वेट है, मोलार मास वहां पे गिवन है, देखिए लिखा हुआ है 65 इसका मोलार मास है। I2 की बात करें तो आपका यहाँ पे वेट क्या है W, अब आपको मोलर मास किसका दे रखा है I का, तो I2 का निकालने के लिए क्या करेंगे 127 इंटू 2, क्या आ गया आपका I2 का मोलर मास कितना आएगा ये 254, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दें, W बाय 254 किसके मोल्स हो गए आपके I2 के, थोड़ा क्लियर कर देता हूं, W बाय 254, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट। तो भैया अब हम एक चीज देखें, एक्सिस रिएजेंट कैसे निकालते थे हम, या फिर एलआर रिएजेंट निकाल लिया, एलआर हमने निकाल लिया तो हमारे पास एक्सिस अपने आप आ जाएगा। तो भैया रेशियो क्या करते थे, मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो जिसका ज्यादा है,
तो भैया Z का अगर हम मोल्स वर्सेस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो देखें तो W/256 होल अपॉन 1 क्या होगा ये W/256 ही लिख सकता हूं मैं इसे। इसकी बात करें तो क्या होगा ये W/254 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, ये क्या हो गया W/254। तो भैया स्टोइकोमेट्रिक सॉरी ये रेशियो किसका लगाया मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो किसका, ये कुछ गलत लिख दिया मैंने। हाँ यार तुम बताते भी नहीं हो, यहाँ पे क्या आएगा कितने मोल्स थे बटे 65 W/65 और यहाँ क्या आया W/254 मोल्स, सॉरी ये W/254 ये क्या आया रेशियो आया। तो किसका रेशियो यहाँ पे छोटा है, कौन सा हमारा लिमिटिंग एजेंट होगा, तो भैया आप सिंपली देखें तो क्या होगा इसके मोल्स ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 25 और 65 है, यहाँ पे 254 है। 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर ज्यादा आएगा, इसका 3 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली वही है। यहाँ पे क्या हो गया लिमिटिंग एजेंट क्या हो गया I2 जिसका हमारे पास रेशियो कम आया। तो अब हम बात करते हैं कि हमें फ्रैक्शन निकालना है एक्सिस रिएजेंट का जो बचा है, एक्सिस रिएजेंट का फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कितने उसके मोल्स बचे हैं। तो मोल्स बचे हैं कैसे निकालते हैं, टोटल माइनस कंज्यूम्ड, ठीक है। तो कंज्यूम निकाले आप इसके I2 तो हमारा पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। हम इसी को अब हम इसी ये हमारे मोल्स हैं, इतने मोल्स कंज्यूम हुए, यही अब हम I2 के लिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे। हमने LR निकाल दिया तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम निकाल रहे हैं कि कितने मोल्स कंज्यूम हुए हैं हमारे जिंक के। तो भैया आप सीधा देखो इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। तो अगर आप जब N ऑफ जिंक निकालेंगे तो निकालना किसका है जिंक का, डिजायर्ड का कोएफिशिएंट अपॉन गिवन का क्या आ गया 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे वही चीज आएगी। तो आपके कितने मोल्स कंज्यूम हुए W/254 जो मोल्स हैं वो आपके इस रिएक्शन में कंज्यूम हो गए होंगे और जो बचे हैं वो क्या होंगे टोटल माइनस कंज्यूम। तो टोटल माइनस कंज्यूम जब हम निकाल लें तो हमारा क्या आएगा, टोटल कितने थे W/65, कंज्यूम कितने हुए W/254। तो ये आ जाएगा हमारा, ये क्या निकाला हमने कितने मोल्स हमारे बच गए लेफ्ट, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है फ्रैक्शन। तो क्या कर देंगे इसे टोटल इनिशियली कितने प्रेजेंट थे उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो फ्रैक्शन आएगा जो हमसे पूछा है फ्रैक्शन वो आ गया हमारा कितने बचे कितने W/65 माइनस W/254, ये हो गए हमारे बचे, इतने हमारे बच गए। टोटल कितने थे W/65। अब आप यहाँ पे देखिए W हम एलिमिनेट कर सकते हैं, सब में से W कॉमन लेके काट सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा 1/65 माइनस 1/254 डिवाइड बाय 1/65। तो भैया ये आ गया आपका आंसर। तो ठीक है बच्चों, हमने ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया है, 3 क्वेश्चन हमने इस पे किए। और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको और अच्छी इसकी नॉलेज हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।